देखो पिछले टर्म पे 2 क्वेश्चंस देके गए थे ना, फ्लक्स निकालना था हम लोग को, तो उस पर ट्राई करते हैं पहले। जैसे कि मान लेते पहले ये वाला डिस्कस करते हैं। पूछा गया था कि फ्लक्स थ्रू क्यूब बताना है। देखो भाई पहले सबसे पहले डिपेंड करता है किससे पूछा जा रहा है। पूरे क्यूब से पूछा जा रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताओ फ्लक्स थ्रू होल क्यूब कितना होगा। ठीक है, बोले हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग यहाँ ध्यान दिए, देखो एक बात समझो, जैसे पिछले क्वेश्चन क्या थे, जस्ट पिछला क्वेश्चन दिए थे कि सेंटर पे चार्ज को रख रहे थे, तो सेंटर पे जब चार्ज रखा रह रहा था क्यूब के, तो वो हमेशा हर तरफ से बंद ही था। लेकिन यहाँ सोचो ना, अगर कोई क्यू चार्ज किसी क्यूब के हम इस सरफेस पर रख दें, तब तो उसकी आधी इलेक्ट्रिक लाइंस एक क्यूब से तो गुजरेंगी, लेकिन जो आधी इलेक्ट्रिक लाइंस जो इधर निकल रही हैं वो तो एयर में निकलेंगी कि नहीं, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग को। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले उस पूरे क्यू चार्ज को बंद करो हर तरफ से, कि वो हर तरफ से घिरा हुआ रहे। ठीक है, बोले हाँ सर ठीक है। सिमेट्रिकली तुमको ढकना होगा। ठीक है, सिमेट्रिकली ढकेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे ये जो क्यू चार्ज है इधर तो सही है, इधर तो क्यूब रखा हुआ है, अगर हम ऐसा ही क्यूब इस साइड भी रख दें तो दोनों तरफ ये सिमेट्रिक बॉडी से ढक जाएगा कि नहीं, बोले हाँ सर सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को इस क्वेश्चन को करना है तो हम इसको एक और सिमेट्रिक क्यूब लेके आएंगे और ढक देंगे। ठीक है, और जब 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब, तो उससे इसका टोटल फ्लक्स पास होगा कि नहीं। और एक किसी क्यू चार्ज से टोटल जो फ्लक्स होता है, टोटल वो होता कितना है बताओ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं। तो अगर केवल एक ही क्यूब से पूछा गया है, भाई सीधी बात है, सिमेट्रिकली क्यों ढक रहे हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों सिमेट्रिकली ढक रहे हैं। इसलिए सिमेट्रिकली ढक रहे हैं ना, ताकि हम आसानी से किसी एक बॉडी से टोटल इलेक्ट्रिक लाइन निकाल पाए। जैसे अगर हम रैंडम बॉडी से ढक देते हैं तो हमको पता ही नहीं होता कि भैया आधे से कितना निकल रहा है, आधे से कितना निकल रहा है। लेकिन अगर हम जितना बड़ा क्यूब इधर रखें, अगर सेम टू सेम क्यूब, देखना ध्यान से, अगर हम लोग सेम टू सेम क्यूब इधर भी रख दे, देखो 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 ऐसे सेम टू सेम क्यूब रख दें तो आधी इलेक्ट्रिक लाइंस इससे और आधी इससे पास हो जाएंगे कि नहीं। तो अगर टोटल दोनों क्यूब से मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो किसी एक क्यूब से कितना आ जाएगा, बोले किसी एक क्यूब से जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बस यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है। इधर वाले पे ध्यान देते हैं, दिमाग लगाना ना। जैसे मान लेते हैं, देखो हम बता रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक डब्बा है, ऐसे क्यूब तो नहीं दिख रहा है, ये क्यूबॉइड दिख रहा है, लेकिन लेट से मानते हैं अभी ना कि ये क्यूब टाइप का है। अगर क्यूब टाइप का है, इसके हम इस वाले कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखें, देखना हम क्या बताएं कि हमको किसी भी तरह से इस क्यू चार्ज को हर तरफ से सिमेट्रिकली ढकना पड़ेगा। तो यहाँ क्यू चार्ज है, तो अगर हम ऐसा ही सेम क्यू चार्ज यहाँ रख दें, क्यूब ऐसा ही क्यूब एक यहाँ रख दें, इसी तरह का ऐसा ही क्यूब यहाँ रख दें, ऐसा ही क्यूब यहाँ रख दें, तो क्यू के ऊपर एक पूरी लेयर बन गई कि नहीं। ध्यान दो, क्यू यहाँ चार्ज है, इसको क्यूबॉइड तो दिख रहा है लेकिन क्यूब मान के चलो, तो ऐसा क्यूब एक, ये एक और क्यूब, एक आगे क्यूब, एक इस तरफ क्यूब। अगर हम ऐसे ऊपर 4 क्यूब रख दें तो क्यू ऊपर से जो क्यू चार्ज है, क्यू और क्यूब में अंतर समझो, ऊपर पहले हम 4 क्यूब रख रहे हैं तो जो क्यू चार्ज है वो ऊपर सिमेट्रिकली ढक गया कि नहीं। सिमिलरली अगर हम ऐसे ही 4 क्यूब नीचे भी रख दें तो वो क्यू चार्ज नीचे से भी पूरा ढक गया कि नहीं। इसका मतलब कि अगर हम इस क्यू चार्ज को ढकना चाह रहे हैं तो टोटल हम लोगों को 8 क्यूब चाहिए होगा कि नहीं, और 8 क्यूब से ये पूरा का पूरा टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा। और किसी क्यू चार्ज से टोटल फ्लक्स होता कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो हम फिर से यही बात बोल रहे हैं भाई, हमेशा सिमेट्रिकली ढकना है। अच्छा एक और बात, आज में थोड़ा हो सकता है लेक्चर थोड़ा लेंदी जाए, मतलब थोड़ा हो सकता है लंबा जाएगा, लेकिन आज हम लोग गॉसेस लॉ खत्म कर देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टर्म से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो हम बताए थे ना पिछले लेक्चर में, बताए थे जब हम रिड्यूसिंग सिलेबस बता चुके हैं कि 30% क्या क्या सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस की हुई है, तो हम बताए थे कि मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न में ऐसा कुछ कहानी आएगी नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखोगे ना तो कोई और किताब कुछ और बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जितना हम करा रहे हैं उतना ही बहुत सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना।
भाई हम लोग के पास 8 क्यूब आए, बोले हाँ ठीक है 8 क्यूब से ढकना पड़ेगा। ये विजुलाइज करो, विजुलाइज करना पड़ेगा। क्यू चार्ज है, एक क्यूब के फ्रंट पे रखा है, तो एक क्यू चार्ज यहाँ, एक क्यू चार्ज नीचे, एक क्यू चार्ज आगे, और इन चारों को आगे भी रख देंगे तो जो क्यू चार्ज होगा वो एक बड़े से क्यूब के एकदम सेंटर पे आ जाएगा। इसका मतलब कि 8 क्यूब रखना पड़ेगा तो टोटल फ्लक्स निकलेगा। और तो किसी एक क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब अगर हम बात करेंगे तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से भाई इसको नोट कर लो। देखो भाई आगे बढ़ रहे हैं अब। देखो ये एक तरह का क्वेश्चन थे जिसमें क्या था, जिसमें ऑलरेडी क्यूब बना हुआ था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हम लोग को विजुलाइज करना पड़ेगा कि भाई वो क्यूब किस तरह का बनेगा, और उसके करेस्पॉन्डिंग फिर हम लोग फ्लक्स सोच के बनाएंगे, ठीक है। देखना ध्यान से, हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे कराते हैं। एग्जैक्ट अगर हम बोले तो 3 क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं जहाँ तुमको ये सोचना पड़ेगा कि भाई वो क्यूब कितना बनाए, कैसे बनाए, कि वो जो क्यू चार्ज हो वो सिमेट्रिकली रखा हो। देखो सिमेट्रिकली सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो सिमेट्रिकली नहीं रखा होगा ना तो हम लोग एग्जैक्ट फ्लक्स की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या फ्लक्स हम लोग किसी रैंडम सरफेस नहीं निकाल सकते? निकालना बहुत टफ हो जाएगा भाई, ठीक है। हम लोग लास्ट में इन तीनों क्वेश्चन के बाद एक आध क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जहां हम लोग को सिमेट्रिकली नहीं पता चलेगा तो सॉलिड एंगल से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, तो अगर सिमेट्रिकली पता चल गया तो बहुत बढ़िया है, तब तो वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। और नहीं पता चलेगा तो फिर हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा? सॉलिड एंगल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना। तो एक बार जैसे मान लेते हैं कि भाई हम लोगों के पास कोई ए स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, ए साइड का, ठीक है, स्मॉल ए साइड का स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड स्मॉल ए, ठीक है। स्मॉल ए साइड का स्क्वायर प्लेट दे दिया गया है। इसके सेंटर से ना, सेंटर से a/2 हाइट पर एक कोई क्यू चार्ज रखा है, स्मॉल क्यू चार्ज। पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट। भाई उस प्लेट के थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो पूछा जा रहा है। फाइंड, 1 मिनट इसको ना चेंज कर देते हैं। फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट। चलो भाई बताओ, स्क्वायर प्लेट के थ्रू कितना फ्लक्स होगा बताना है। 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और सोचो ध्यान से। हम क्या बताएं कि हम लोग को क्यूब ऐसा सोचना होगा कि वो क्यू चार्ज सिमेट्रिकली उसके आसपास कहीं रखा हो, ठीक है। अब हो सकता है 1 क्यूब में काम चल जाए, हो सकता है 2 क्यूब में काम चले, तो सोचना होगा ध्यान से। चलो लगाओ दिमाग, रोको वीडियो, कर लिए क्या ट्राई। देखो सुना ध्यान से, देखो ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत जरूरी है भाई। ऐसे क्वेश्चन हमको पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारा क्या अटेम्प्ट आ रहा है, क्योंकि जो अटेम्प्ट आएगा ना हम उसके हिसाब से बताते हैं। लेकिन अगर नहीं पता चल रहा है तो भी तुम एक बार हम तुमसे बोले ना कि वीडियो रोक के ट्राई करते रहो। हो सकता है तुम जहां मिस्टेक कर रहे हो वो हम बता दें, नहीं बता पाते तो हमसे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में डिस्कस कर सकते हो प्रॉपर, ठीक से, ठीक है। सुना ध्यान से भाई, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग कि भाई क्या किया जाए सर, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो हम लोग को सिमेट्रिकली सोचना है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, ए साइड का एक प्लेट सोचते हैं, ठीक है। ए साइड का, उससे a/2 हाइट पर एक क्यू चार्ज रखा है। तो दिमाग में आया कि सर क्या किया जाए। तो अगर हम लोग ऐसा ही प्लेट यहाँ यहाँ और ऊपर रख दें, मतलब टोटल 5 प्लेट और ले आए। एक प्लेट तो पहले से था, 5 और लेके आ गए, तो तुम ध्यान से देख रहे हो तो एक क्यूब बन जाएगा और उस क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा होगा। बात समझ में आए? देखो ध्यान से, जैसे अगर हम ऐसे बनाएं कि देखो 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 ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये कुछ ऐसे बन रहा है क्या, ध्यान देना भाई। देखो क्यू चार्ज सेंटर पे आ गया कि नहीं? बोले हाँ सर, अब जो क्यू चार्ज है वो सेंटर पे लग रहा है, तो क्या किया जाए? बोले इसका मतलब कि अगर हम पूरा क्यूब बना दिया। अब सोचो भाई, अगर फ्लक्स थ्रू हम क्यूब बोले, क्यूब, तो बोलेंगे सर अरे सर जब पूरा चार्ज क्लोज हो गया तो एक पूरी 3D क्लोज्ड बॉडी से जो नेट फ्लक्स आता है वो कितना आता है? Q/ε0। अब अगर हम लोग क्यूब सोच लिए हैं तो बताओ भाई, अगर सेंटर पे चार्ज रखा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इक्वली हर डायरेक्शन में जाएंगी कि नहीं? तो हम लोग बोल सकते हैं बाई सिमेट्री we can
कंक्लूड दैट फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी एक सरफेस, किसी एक फेस की बात करें, टोटल कितने सरफेस है भाई? टोटल जो सरफेस है वो तो 6 सरफेस है, तो अगर सिमेट्रिकली चला होगा तो सब में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल 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 बढ़ गई होंगी कि नहीं? तो अगर 6 सरफेस से Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो किसी एक सरफेस से कितना आ जाएगा? बोले Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लो। अब हो सकता है दिमाग में आए किसी क्वेश्चन के, सर आप ये बताइए कि आप बार बार क्यूब ही क्यों सोच रहे हैं? सबसे पहला रीजन ये कि भाई देखो क्यूब, ये सबसे पहला क्या, यही मेन रीजन भी है कि अगर क्यूब नहीं मानते, हम कोई रैंडम सरफेस मानते तो हम कहाँ इस प्लेट से निकाल पाते भाई? हम इसी प्लेट का रिपीटेशन करके बता पाए अच्छा क्यूब है, तभी पूरा जो चार्ज होगा वो सिमेट्रिकली सबसे पास हुआ होगा। अगर हम क्यूबॉइड मानते हैं तो लेंथ अलग अलग हो जाता है कि नहीं? तो हो सकता है किसी से ज्यादा लाइंस, किसी से कम लाइंस पास होती हैं, इसीलिए हम जनरली क्यूब सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो। एक आध में और ट्राई करते हैं भाई। अगेन हम लोग को एक स्क्वायर प्लेट ही दिया हुआ है, अगेन हम लोग को फ्लक्स ही बताना है, लेकिन अब हम लोग को ना चार्ज की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बदल दी जा रही है। अच्छा, और जो प्लेट का साइड है, मतलब जो लेंथ है स्क्वायर प्लेट का, वो अभी भी स्मॉल a ही है, ठीक है, ध्यान देना। तो एक बार अब क्या हो रहा है भाई, हम लोग के पास एक स्क्वायर प्लेट तो है। बोले हाँ सर, स्क्वायर प्लेट अभी भी लिए हुए हम लोग, देखना एक मिनट, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है कुछ। अब हम लोग क्या किए ना कि किसी एक कॉर्नर पे, किसी एक एज पर जो किनारा है उससे a हाइट पर एक स्मॉल q चार्ज रख दिए हैं। अब पूछा जा रहा है चलो बताओ फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट कितना होगा। ध्यान सोचो भाई, चलो वीडियो रोको, ट्राई करो तो एक बार। करो ट्राई, 5 मिनट के लिए वीडियो रोक के ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से। बोले सर फिर से सोचते हैं वैसे ही, ये वाला कितना है? बोले ये जो है ये है a, ये भी a, ये वाला भी a और ये भी a है। अच्छा, मतलब हम लोग फिर से एक बार प्लेट सोच लेते हैं। प्लेट, इससे a हाइट पर एक कोई q चार्ज रखा हुआ है। अब ध्यान दो, एक प्लेट है यहाँ पे, ध्यान देना, एक प्लेट है, उससे a हाइट पर एक चार्ज रखा है q। ध्यान दो, अगर हम ऐसा प्लेट एग्जैक्टली इधर रख दें और एग्जैक्टली ऐसा प्लेट पीछे और इधर रख दें, तो देखो तुमको यहाँ 4 प्लेट दिखाई दे रहा है कि नहीं, जिससे a हाइट पर स्मॉल q चार्ज है। और अच्छा ये बताओ, ये चारों प्लेट मिलके एक 2a साइड का स्क्वायर प्लेट बना रहे हैं कि नहीं? देखो a साइड का स्क्वायर प्लेट, a साइड का स्क्वायर प्लेट, a साइड का स्क्वायर प्लेट मिलके 2a साइड का स्क्वायर प्लेट बना लिया कि नहीं? अगर यही 2a साइड का स्क्वायर प्लेट इधर, सामने, पीछे, इधर और ऊपर रख दें, तुम ध्यान दो एक 2a साइड का एक बड़ा सा क्यूब बन गया जिसके एग्जैक्टली सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है, क्योंकि जो चार्ज है वो केवल a हाइट पर रखा है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं, ध्यान देना, कि अगर हम ऐसा ही प्लेट इधर ले आए, एक मिनट, ऐसा ही प्लेट इधर, हो सकता है कुछ फिगर गड़बड़ बने बट उसको तुम मैनेज करने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान देना। ऐसा ही प्लेट इधर बनाए, एक मिनट भाई, ठीक है, इस तरह से ऐसा ही प्लेट हम लोग पीछे भी बना देते हैं, इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसा ही पीछे बना दिए, ऐसा ही ऊपर बना दिए। तो अगर हम पूरा बनाए ना तो देखो ध्यान से कैसा फिगर बनेगा, वो हम एक बार बनाने में कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे ना एक क्यूब बना दे रहे हैं जो डायरेक्टली कितने साइड का है, 2a साइड का है। ध्यान देना, हो सके तो विजुलाइज हो जाए। देखो ये 3D में है भाई, खुद से सोचना समझना पड़ेगा। अगर खुद से सोच समझ के विजुलाइज हो रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो कॉपी पेन रखो पहले, और जो जहाँ बैठे हैं ना रूम में, उस रूम में ही इमेजिन करना शुरू करो, ठीक है। रूम को ही 2a साइड का क्यूब मान के सोचोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाए एकदम, ठीक है। देखो वैसे हम ट्राई कर रहे हैं विजुलाइज कराने का। देखा ध्यान से भाई, हमारे पास एक 2a साइड का क्यूब बना है हम ना, वो जो प्लेट है वो प्लेट कहाँ है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितना है बताओ, 2a, ये कितना है 2a। तो अगर हम यहाँ बीच से एक लाइन ले, देखना ऐसे,
देखो ये है वो प्लेट, ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड, और इससे ए हाइट पर स्मॉल क्यू चार्ज था। तो तुम अगर बहुत बढ़िया से देख पा रहे होगे तो ये एक बड़े से 2a साइड के क्यूब में सेंटर पे रखा हुआ दिख रहा है कि नहीं? बोले हाँ सर, एकदम दिखना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2a साइड का क्यूब। देखो देख लो एकदम बेहतर तरीके से, बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर, ठीक है। तो अगर हम बोले कि भाई फ्लक्स थ्रू, ये सॉल्यूशन पे है हम लोग, फ्लक्स थ्रू क्यूब ऑफ साइड 2a, तो मैं याद आता हूँ जब फ्लक्स चालू किए थे तो हम बोले थे कि अगर किसी बच्चे को विजुलाइज हो गया तो उसको सॉल्यूशन बहुत आसान लगेगा, और अगर किसी बच्चे को विजुलाइज नहीं हो रहा है तो उसको बहुत टफ लगेगा। सॉल्यूशन पे बिल्कुल मत आओ, हम जो बोल रहे थे पहले वीडियो में पीछे जाओ, उस लाइन को सुनो और विजुलाइज करने की कोशिश करो। भाई ए साइड का स्क्वायर प्लेट था, ए हाइट पर क्यू चार्ज रखा था, तो हम ऐसा ही प्लेट इधर, ऐसा ही प्लेट आगे और ऐसा ही प्लेट इस साइड रख दिए हैं। तो देखो ना, एक 2a साइड का प्लेट दिख रहा है जिसके ए हाइट पर क्यू चार्ज रखा है, तो भाई वही 2a का प्लेट इधर, सामने, पीछे, इधर और ऊपर रख दिए, तो एक 2a का क्यूब बन गया कि नहीं, जिसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है। तो भाई फ्लक्स थ्रू क्यूब ऑफ साइड 2a कितना आएगा? बोले वो टोटल कितना आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात सुनना ध्यान से, ठीक है भाई। इसमें टोटल कितने सरफेस? 6 सरफेस हैं। बोले हाँ सर, सही है। तो उन 6 सरफेस से कितना फ्लक्स? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, टोटल 6 सरफेस बढ़ गया, तो हमको मिल गया कि भाई इस पूरे से कितना फ्लक्स आ रहा है, नीचे वाले से, जो नीचे 4 प्लेट सजाए थे ना। लेकिन हम लोग को उन चारों से तो नहीं चाहिए, हम लोग को तो केवल इस वाले से चाहिए था। तो तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो जो नीचे चारों प्लेट, जो 2a साइड का प्लेट आया था, वो ए वाले 4 प्लेट से मिलकर बना था कि नहीं? इसका मतलब एक सरफेस 4 अलग अलग प्लेट में टूट गया। 4 प्लेट में टूटा, भाई इन चारों प्लेट से टोटल कितना है फ्लक्स? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको तो किसी एक प्लेट से चाहिए, तो अगर हम बोले कि फ्लक्स थ्रू 1 प्लेट, तो 1 प्लेट के लिए क्या कर लेंगे? बोले 1 प्लेट के लिए तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आ जाएगा आंसर। नोट कर लो, इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लो फटाफट, वीडियो रोको, नोट कर लो जल्दी से। अब देखो, अब इसका ना एक और सॉल्यूशन है हमारे पास, सुनना ध्यान से। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक और तरीका सोचो तो, मेथड 2, किसी के दिमाग में अगर कोई और तरीके से आ रहा हो। बनाना क्यूब ही है, सिमेट्रिकली ही बनाना है। अगर कोई क्यूब से बना पाए अच्छे तरीके से तो बना लो। हम हिंट दे रहे हैं, क्यूब ना साइड ए का बनाओ एक बार, साइड ए का क्यूब बना के सोचो, देखो कैसे बनेगा ये। सोचो ध्यान से जल्दी भाई, वीडियो रोको, फटाफट सोच लो तो एकदम। सोच समझिए क्या, देखो सुनना ध्यान से भाई। हम लोग के पास प्लेट क्या था? प्लेट था ए और ए वाला, और ए हाइट पर क्यू चार्ज रखा था कि नहीं? तो हम एक क्यूब बना लिए, क्यूब जिसका साइड कितना है? तो उसका साइड जो है क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए साइड वाला ही क्यूब बना है। बोले अच्छा सर, ठीक है, यहां तक तो बात सुनना ध्यान से। ये अभी जस्ट हम लोग पीछे करके आ रहे थे। बताओ इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स आया था? इसको हम 8 क्यूब से ढके थे कि नहीं, इस क्यू चार्ज को। तो उन 8 क्यूब से मिलके, उन 8 क्यूब से मिलके कितना फ्लक्स आया था? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ एक क्यूब से कितना आएगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं? बोले हाँ सर, ये बात तो एकदम सही है। अब सुनो ध्यान से, देखो फ्लक्स की कहानी कब बात करते हैं? जब फ्लक्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी फ्लक्स की बात कब करते हैं? बोले तब सर जब कभी फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करे, अंदर जाए, तब तो बात करेंगे ना, क्योंकि जितनी अंदर उतनी बाहर निकल जाता तो फिर फ्लक्स 0 आता था। सोचो अगर हम इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालना, बाहर फेंकना शुरू करें कि बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, तो ध्यान देना एक बार। हम बाकी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इस क्यूब पे फोकस करो, इस क्यूब पे, क्योंकि हम लोग को तो फ्लक्स
इस वाले सरफेस से चाहिए कि नहीं, तो ध्यान देना है एक बार ना। अच्छा देखो, जब इस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना, तो टोटल 3 ही सरफेस होंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगी, बाकी 3 सरफेस को तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस करेगी ही नहीं। देखो हम बताते हैं कैसे। जैसे देखना, मान लो इसको क्यूब जैसा सोचो, क्यूब जैसा सोचो, जो हमारे हाथ के बाहर वाले में है ना, जो हमारे हाथ के बाहर से दिख रहा है, सिर्फ उसी को क्यूब जैसा सामान रख चलो। देखो ये इस टाइप में, ठीक है। अगर हम बोले कि यहां कोई क्यू चार्ज रखा है, कहां रखा है क्यू चार्ज, यहां कोई क्यू चार्ज रखा है, देखो यहां पे, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, देखो ऊपर वाले सरफेस से केवल टच करेगा। अरे भाई क्यू चार्ज यहां रखा है ना, तो कभी ऐसे थोड़ी निकलेगा कि ऐसे गया ऐसे घूम गया, ऐसा नहीं होगा। ऊपर सरफेस को सिर्फ टच करते हुए जाएगा, इस वाले सरफेस को बस टच करते हुए जाएगा, और जो पीछे वाला सरफेस है उसको भी बस टच करते हुए जाएगा। तो क्रॉस किसको करेगा? देखो जब यहां से इलेक्ट्रिक लाइन से निकलेंगे, टॉर्च जैसा सोचो, टॉर्च जैसा, जब इलेक्ट्रिक लाइन से निकलेंगी तो इधर वाले आगे वाले सरफेस को क्रॉस करेंगी, नीचे वाले सरफेस को क्रॉस करेंगी, और जो इधर मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको क्रॉस करेंगे। देखो ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन से हम निकालें, देखो इसको टच करते हुए गई, इसको टच करते हुए गई, और किसको टच करते जाएंगे, ये पीछे वाला है, इसको टच करते हुए गई। लेकिन क्रॉस किसको करेंगे? देखो ना निकलेंगी तो इस वाले से बाहर निकलेगा लाइंस, इससे लाइंस बाहर निकलेंगे, और नीचे वाले से लाइंस बाहर निकलेंगी। इसका मतलब कि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो क्यूब के थ्रू है, वो केवल 3 सरफेस में बटा, 3 सरफेस में कितना, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों को इस वाले सरफेस से चाहिए, और इससे तो क्रॉस कर ही रहा था, तो इसके थ्रू कितना आएगा? बोले अगर हम लोग 1 सरफेस के लिए निकालेंगे सर, 1 सरफेस, तो 3 से डिवाइड, Q 8 3 जा 24, तो ये कितना आ जाएगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। तो एक सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स आ गया? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोग का क्या है? फ्लक्स है, ठीक है। ये यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, और आगे बढ़ते हैं भाई। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी तरीके से, ध्यान सुनना। अगेन वही बात कि फिर से हम लोग के पास स्क्वायर प्लेट है, साइड ए है, और फ्लक्स थ्रू प्लेट पूछा जा रहा है, और चार्ज की जो पोजीशन है वो एक बार फिर से बदल दी गई है। देखो तो रुक जाओ, गायब कर दे, पोछा लगा दे अच्छे से, पोछा लग जा, पोछा लग जा, पोछा लग चुका है। देखना भाई क्या किया जाए, वापस एक स्क्वायर प्लेट लिया जा रहा है, स्क्वायर प्लेट ऐसे, ठीक है। ऐसे है कुछ, साइड कितना है? ए है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो ये है ना, इससे मतलब किसी एक साइड के मिड पॉइंट से a/2 हाइट पर एक क्यू चार्ज रखा गया है। ध्यान सुनो, ए स्क्वायर प्लेट था, ए साइड का स्क्वायर प्लेट है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से a/2 हाइट पर गए और वहां पे क्यू चार्ज रख दिए। पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट। चलो भाई ये रहा क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, रोको वीडियो 5 मिनट के लिए, ट्राई कर लो एक बार। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से कि अब कैसे किया जाए सर, आप सोचा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना एक बार। तो अब तो हम लोग इसका काम नहीं, क्योंकि भाई 3 ही क्वेश्चन की बात हुई थी और ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इस लाइन को हम लोग गायब कर दे रहे हैं ताकि हम लोग को बढ़िया सा एकदम स्पेस मिल जाए। तब तक सोचते रहो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पिछले दोनों से एकदम बढ़िया क्या, अगर हम सही से बोले तो खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कर लिए मस्त दिमाग चल रहा है, ठीक है, मस्त। किसी को दो और अगर वो एक क्वेश्चन कर ले तो एकदम भगवान टाइप मान लो उसको, ठीक है। मतलब अगर वो 12th का बच्चा है, नए टीचर है, या कुछ भी ऐसा टाइप का है, तो अगर वो कर ले तो मतलब समझ लो एकदम बढ़िया बच्चा अच्छा सोच रहा है, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर दे रहे हो, करेक्ट, देखो आपस में डिस्कस करो भाई, ठीक है। बेहतर यही, आपस में डिस्कस करोगे तो बहुत बढ़िया सीख पाओगे। दिमाग लगाओ, रोको वीडियो। कर लिए क्या ट्राई? देखना सुनना ध्यान से, क्या किया जाए, सोचा जाए एक बार। क्या है हम लोग के पास, पहले वो सोचना। एक ए साइड का स्क्वायर प्लेट है, प्लेट के किसी एक पॉइंट से ऊपर उठे, a/2 हाइट पर क्यू चार्ज रख दी। अच्छा,
क्या किया जा सकता है? तो ना अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो हम बात करते हैं ना। जैसे सर एक स्क्वायर प्लेट यहाँ है, एक स्क्वायर प्लेट यहाँ रख दीजिए, ए वाला, तो 2a हो गया, ऊपर 2a ऊपर 2a पूरा सिमेट्रिक कर दीजिए। लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यों बताओ? क्योंकि जब तुम 2a साइड का क्यूब बना दिए तो जो चार्ज है वो केवल a/2 हाइट पर है ना, a/2, ये प्रॉब्लम कर जाएगा। क्योंकि अगर a हाइट पर होता तो कुछ समझ में भी आता, a/2 हाइट पे मतलब क्यूब के सेंटर पे नहीं है, तो सिमेट्रिक गड़बड़ हो गया ये। अब क्या किया जा सकता है? एक और चीज किया जा सकता है कि हम लोग ऐसा 2 क्यूब बना सकते हैं जिसके बीच में कहीं ये क्यूब दबा हुआ होगा। देखना ध्यान से, जैसे अगर हम बोले कि हमारे पास एक क्यूब है, कितनी हाइट वाला? a हाइट वाला, ध्यान सुनते जाओ अच्छे से एकदम। एक क्यूब है a हाइट का, ठीक है? बोले हाँ सर ठीक है, एक क्यूब है a हाइट का, एक क्यूब है a हाइट का, एक क्यूब है a हाइट का, ठीक है? तो क्या हम लोग के पास बताओ एक, कह रहे सर कितनी बार बोलेंगे क्यूब है a हाइट का? कोई बात नहीं, एक क्यूब है a हाइट का, भाई इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा देख सर क्यूब जैसा तो नहीं दिख रहा है, क्यूब ही जैसा है, दिमाग लगाना एक बार। ये देखो 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 देखो, अभी तुरंत क्यूब बनने वाला है ये, देखो क्या ये 2 क्यूब बन गया क्या? बोले हाँ सर 2 क्यूब बन गया। देखो अब हम क्यूब बनाए थे a साइड का, तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये तो a है ही, वो तो पता चल चुका है, ठीक है? और जो q चार्ज है ना वो बेचारा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ बीच में दबा हुआ है। क्यों? क्योंकि q जो था वो a/2 हाइट पर था कि नहीं? सोचो ध्यान से। मिल गई बात? मिल गई? हाँ हाँ सर मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। हम लोग को किससे चाहिए? हम लोग को ना इससे फ्लक्स चाहिए, इससे। अब इतनी हिंट पे अगर क्वेश्चन मिल जाए तो मजा ही आ जाए भाई। इतनी हिंट पे भी बना लो क्वेश्चन तो भी बढ़िया है। चलो रोको वीडियो। क्या किए देखो कि a हाइट का हमारे पास स्क्वायर प्लेट था, a/2 पर चार्ज रखे थे, तो हम क्या किए ना कि हम यहाँ पर एक बड़ा सा क्यूब बना दिए a साइड का, यहाँ बड़ा सा क्यूब बना दिए a साइड का। तो बताओ ये जो क्यूब से टोटल फ्लक्स निकलेगा वो इन 2 क्यूब में बढ़ जाएगा कि नहीं? तो बताओ टोटल फ्लक्स मतलब किस में बटा? 2 क्यूब में। तो 2 क्यूब में टोटल फ्लक्स बढ़ गया। भाई टोटल फ्लक्स है कितना? बोले क्यू चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स कितना आता है? क्यूब एप्सिलॉन। तो कब से पढ़ रहे हैं हम लोग? बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अब सोचो 2 क्यूब से इतना, तो 1 क्यूब से कितना? बोले सर 1 क्यूब से तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, ओके। अब ध्यान देते हैं भाई 1 क्यूब में कितने सरफेस? 6, ठीक है? अब ध्यान देते हैं एक बार, इसको फिर से क्यूब जैसा सोचो, क्यूब जैसा सोचो इसको, क्यूब जैसा। इस क्यूब के कहाँ रखा हुआ? यहाँ बीच में रखा है ना, यहाँ पे बीच में कहीं रखा हुआ है। बोले हाँ सर यहाँ कहीं बीच में, देखो 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 यहाँ कहीं बीच में रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा अब अगर हम यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजारना शुरू करें ऐसे ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, देखो ध्यान देखना एक बार कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटर करेंगी, देखो इसको जो ऐसे गया वो इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा, देखो ऐसा टच करते हुए जाएगा, ठीक है? बाकी सब, क्योंकि क्यू चार्ज यहाँ अंदर रखा होगा, अगर ऐसे यहाँ रखा हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है? तो इस सरफेस को तो केवल टच करते हुए जाएंगी, बाकी सबको वो क्रॉस करेगा कि नहीं? देखो अगर यहाँ रखा है तो ऊपर से भी क्रॉस करते हुए जाएगा, नीचे से भी, इस वाले से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। मतलब कि कितने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी इस क्यूब की वजह से? तो बोले वो केवल 5 ऐसे सरफेस होंगे जिनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हुए निकलेंगी, 5 सरफेस। क्योंकि इस वाले सरफेस से, देखो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस ऐसे टच करते हुए निकलेंगे, ग्रेजेस आउट का केस होगा, ठीक है? अच्छा तो 5 सरफेस से कितना फ्लक्स? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों को तो किसी एक सरफेस से चाहिए, तो एक सरफेस से कितना? बोले सर एक सरफेस से जो होगा वो आ जाएगा Q/10 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? बोले अच्छा अच्छा, तो ये इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा भाई और आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब दिमाग लगाते हैं एक बार। अच्छा एक आध क्वेश्चन और सुनना, तो जैसे ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसको ध्यान सोच लेते हैं हम लोग एक बार। चलो थोड़ी पुरानी कहानी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि भाई आखिरी लेक्चर है तो गॉसेस लॉ में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हल्का फुल्का समझा देने की कोशिश कर रहे हैं ना। सुनो तो, जैसे अगर हम फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करें
तो हम लोग फ्लक्स का सबसे पहला क्या फॉर्मूला पढ़े थे, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, अगर 3D सरफेस पूरा बना हुआ है तब, और फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आया था, q इन अपॉन एप्सिलॉन डॉट, यही आया था कि नहीं। और यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से था, ड्यू टू इनसाइड चार्ज कि ड्यू टू आउटसाइड चार्ज, तो ये था ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड चार्ज बोथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ कुछ ना स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टेटमेंट, और तुमको बस उस स्टेटमेंट के साथ ये कहानी बतानी है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ फ्लक्स नेट इक्वल 0 it implies that electric field at each point of Gaussian surface must be 0। बताओ ध्यान से, हर स्टेटमेंट के लिए भाई एक मिनट के लिए वीडियो रोकते जाओ, एक मिनट के लिए एकदम ध्यान से सोच लो अच्छे से। वैसे तो कुछ ऐसा बहुत टफ सा नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। चलो बताओ ट्रू है कि फॉल्स। क्या बोल रहे हैं, अगर फ्लक्स 0 हो, मतलब ये 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 ही होना चाहिए, मस्ट है क्या। बोले नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसलिए सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ना कुछ हो, एरिया वेक्टर भी कुछ ना कुछ हो, और अगर हम एंगल 90 डिग्री कर दिए तो भी फ्लक्स 0 हो सकता है कि नहीं, क्योंकि E डॉट ds मतलब ए भी E ds cos थीटा हो जाएगा, और अगर हम थीटा 90 डिग्री रखे हैं तो भी तो फ्लक्स 0 हो सकता है। बोले हाँ सर, एकदम सही बात है, तो फ्लक्स उस तरीके से भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो ही। सेकेंड स्टेटमेंट कि अगर नेट फ्लक्स 0 हुआ तो ये श्योर एंड सर्टेन है कि Q इनसाइड भी 0 होगा। सोचो ध्यान से, क्या है सही कि गलत, ट्रू कि फॉल्स। ये 0 है तो श्योर एंड सर्टेन है कि Q इन भी 0 हो। बोले हाँ बिल्कुल, तो ये तो ट्रू है। अरे भाई ये 0 होने के लिए 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट करोगे तो Q इन भी क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 0 ही आएगा, तो ये ट्रू है। एक और स्टेटमेंट है, इफ Q इन 0 इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड at each point of Gaussian surface is 0। क्या ये सही है, बताओ क्या बोल रहे हैं, इफ Q in equals to 0 इलेक्ट्रिक फील्ड at each point of Gaussian surface is 0, सही कि गलत। बताओ अगर Q in 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 आ गया कि नहीं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, जब उन दोनों को एक 0 हो या बीच का एंगल 90 डिग्री भी हो जाए, तो 90 डिग्री भी एक केस है। लेकिन यहाँ तो केवल क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस मस्ट बी 0, यहाँ मस्ट वर्ड ऐड करना पड़ेगा, मस्ट बी 0, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो पहला लिखे थे, जो हम इसके पहले लिखे थे, क्या लिखे थे, ई 0 मतलब वहाँ पे हम कंडीशन नहीं बता रहे, मस्ट नहीं बोल रहे हैं। अगर हम मस्ट की जगह मे लिख देते, मे कि 0 हो सकता है, तो सही है। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रख देता तो एक केस है ही, लेकिन ये जरूरी नहीं कि केवल तभी 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 हो, ds भी नॉन 0 हो और एंगल 90 डिग्री कर दें तो भी फ्लक्स 0 आ सकता है। तो मस्ट अगर है तब तो वो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर मस्ट की जगह मे वर्ड होता तब ये ट्रू हो जाता, ठीक है। एक और स्टेटमेंट है भाई, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हैं। इफ Q in equals to 0 it implies that flux net equals to 0, फ्लक्स नेट जो होगा वो 0 होगा। क्या ये सही कि गलत, बोले सर बिल्कुल सही है। अरे भाई अगर हम इसको 0 रख दें तो नेट फ्लक्स अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे स्टेटमेंट कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो ये इस तरह की कहानी हो गई भाई। अब देखो, अब दिमाग में एक आध बात चल सकती है कि सर अगर मान लेते हैं सिमेट्रिक वाला जो फिगर हम बना रहे थे क्यूब वाला वो नहीं बनता तो क्या करते हैं। देखो अगर सिमेट्रिक वाला सिस्टम नहीं होगा ना तब तो हम लोग इसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़े हैं। क्या चीज़ पढ़े हैं, सॉलिड एंगल पढ़े हैं, ठीक है। तो जो सॉलिड एंगल है ना वो हम लोग के बहुत काम का हो जाएगा। देखना सुनना ध्यान से, जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है,
ये एक्चुअली में ना रिजल्ट भी है, ठीक है। रिजल्ट कैसा रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से। तो हम इसको करा तो क्वेश्चन के फॉर्म में रहे, लेकिन इसको हम लोग रिजल्ट के फॉर्म में याद भी रखेंगे ना। सुनना, जैसे मान लो कि बोला गया कि हम लोग के पास कोई एक रिंग है जिसका रेडियस दे दिया गया है कैपिटल आर। रिंग नहीं है, डिस्क है, ठीक है। डिस्क हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे डी डिस्टेंस पर एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क। चलो भाई लगाओ दिमाग, फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क। सोचो ध्यान से, डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स होगा ये पूछा जा रहा है। वीडियो रोको 5 मिनट के लिए और सोच समझ लो। रिजल्ट है भाई, इसका मतलब ये प्रूफ के फॉर्म में कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, एक बार करो ट्राई। अब सोचते हैं, देखो यहाँ सिमेट्रिसिटी जैसा कुछ नहीं बना सकते भाई। अगर हम डी डिस्टेंस पे एक सर्कल ड्रॉ किए हैं तो हम सर्कल 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 से उस क्यू चार्ज को पूरा कभी नहीं घेर सकते, कभी भी नहीं। लेकिन एक और पुरानी बात याद करो भाई, ये बताओ कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल पॉसिबल नेट सॉलिड एंगल कितना हो सकता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल पॉसिबल सॉलिड एंगल कितना होता है। बोले सर ये तो 4 पाई होता है। और अगर हम उसी पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज रख दें तो बताओ उसके करेस्पॉन्डिंग, अगर हम कोई भी रैंडम सरफेस पे ड्रॉ कर दे 3D में, तो जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स वो होगा कितना। बोले टोटल फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू होगा कितना। बोले सर वो तो सिंपली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, क्या कि अगर कोई 3D बॉडी 4 पाई सॉलिड एंगल किसी पॉइंट पर बना रहा है तो उसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स वो कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं। सही बात है। तो अगर 4 पाई सॉलिड एंगल की वजह से Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई। देखो ना, अरे अगर कोई मान लेते कोई पॉइंट लिए, उसे करेस्पॉन्डिंग कोई रैंडम बॉडी बना दिए, तो वो सेंटर पर या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 4 पाई। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम कोई क्यू चार्ज रख दे तो उस 3D बॉडी से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब 4 पाई सॉलिड एंगल हुआ तो फ्लक्स कितना आया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 1 सॉलिड एंगल होता तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनता कि नहीं, फ्लक्स आता कि नहीं। जैसे नहीं 4 केले का दाम 50 रुपया तो 1 केले का दाम कितना रुपया, वैसी कहानी है। तो हम बोले कि भाई अगर ओमेगा सॉलिड एंगल बन रहा है तो उससे कितना फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स थ्रू ओमेगा सॉलिड एंगल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा हुआ कि नहीं। बोलो भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये नोट कर लो पहले, ये नोट करो जल्दी से, इसको हटा दें। हटा दे रहे हैं। तो अभी अभी क्या रिजल्ट आ गया, एकदम इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट आ गया। अभी जस्ट रिजल्ट आया कि अगर ओमेगा सॉलिड एंगल होगा तो फ्लक्स थ्रू ओमेगा सॉलिड एंगल कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा, जहाँ पे ये जो अल्फा है वो हाफ वर्टिकल एंगल है कि नहीं, सेमी वर्टिकल एंगल या हाफ एंगल बोल सकते हैं इसको। आधा एंगल बन रहा था, बोले हाँ सर ये बात तो सही है। इसका मतलब किसी भी हाफ एंगल के लिए, हाफ अल्फा एंगल के लिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फ्लक्स पा सकते हैं कि नहीं। बोले अच्छा। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया। मतलब कि अगर हम लोग किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल ले, ये वाला एंगल, तो यही अल्फा का काम करेगा कि नहीं। बोले हाँ सर, तब तो हो ही गया काम। बोले अच्छा।
तो अब तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। कैसे करेंगे? अगर हम कॉस अल्फा को डिफाइन करें तो क्या आएगा? कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है? बेस है डी, तो बेस हो गया डी अपॉन हाइपोटेनियस की बात करते हैं। अगर हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? बोले ये आर ये डी, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो अगर हम लोग फ्लक्स ड्यू टू क्यू चार्ज की बात करें, फ्लक्स थ्रू डिस्क की बात कर ले, अगर हम निकाल लें तो बोले कितना हो जाएगा? बोले एकदम सिंपल है, ये कट पिट जाएगा तो आ जाएगा कितना? क्यू बाई 2f नॉट 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से भाई, ये दोनों बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आर और डी की वैल्यू दी जाएगी, तो अगर रटना है बायो वाले बच्चे, क्योंकि कई बार ऐसे नीट विट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जेई मेंस के लेवल तक भी ठीक है ये। अगर डी और आर को रटना हो गया तो यहाँ डायरेक्ट रट सकते हैं, ठीक है। डी और आर की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको भाई। आगे बढ़ रहे हैं, इस पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि हम लोग को ये समझ में आ जाए कि इस तरह क्वेश्चन हम लोग से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ठीक है। सुनना, मान लो कि वैल्यूज दी गई, यहां पे हम इसको गायब कर दे रहे हैं, थोड़ा गायब हो जाओ। ये वैल्यू दे दिया गया कितना? r√3, ठीक है, r√3, और हम लोगों को ये वैल्यू दे दिया गया है कितना? r, ठीक है। और यहां पे रखा हुआ है कोई q चार्ज। पूछा जा रहा है वही सेम क्वेश्चन कि बताओ फ्लक्स थ्रू डिस्क कितना होगा। रोको भाई वीडियो रोको, 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ट्राई करो फटाफट। कर लिए क्या ट्राई? देखो सॉल्यूशन पे आते हैं भाई। अगर हम फ्लक्स थ्रू डिस्क की बात करें तो क्या फॉर्मूला था? Q बाई 2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। बोलो, अगर हम कॉस अल्फा निकालने की कोशिश करें, ये हम लोग का अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल बेस r अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, r अपॉन 2r कैंसिल 1/2 रख दो। कितना आंसर? Q बाई 2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2। आंसर कितना? Q अपॉन 4ε0। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से आंसर, छोटा मोटा क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए भाई, ठीक है। तो नोट कर लो और आगे बढ़ रहे हैं। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन लिखो। फाइंड फ्लक्स थ्रू, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर। देखो भाई ध्यान से, एकदम नॉर्मल सा एक क्वेश्चन दिया गया है, सुनना समझना ध्यान से भाई। हम लोगों से बोला गया, देखो तो, कि एक सिलेंडर है जिसका सेंटर पे जिसके Q चार्ज रखा है, लेंथ कितना है L, रेडियस कितना है R, ठीक है। और हम लोगों से पूछा जरा बताओ इस कर्व्ड पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। और ये दोनों साइड ऐसे क्लोज ही है, इधर से भी क्लोज है और इधर से भी क्लोज है। चलो बताओ, दिमाग लगाओ। अगर ये बता दिए मतलब बढ़िया सोचे हो, पिछले कॉन्सेप्ट को ढंग से यूज करो। फ्लक्स थ्रू, 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और ट्राई कर लो। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर। सोचो समझो ध्यान से भाई। बोले क्या? देखना सुनना भैया। आते हैं सॉल्यूशन पे, आते हैं कि सर सॉल्यूशन किया जाए। कर लिया ट्राई ना? देखना तो, देखो कठिन है ये कि कर्व्ड पार्ट से तो हम लोग फ्लक्स निकाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग ने इसको 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। ये बताओ कि भाई ये टोटल, अगर हम तुमसे पूछे कि चलो बताओ टोटल फ्लक्स कितना देगा, तो टोटल फ्लक्स तो सही है, क्योंकि किसी भी बॉडी से अगर वो पूरी तरह से घिरा हुआ है तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? Q/ε0। लेकिन यहां से तो केवल कर्व्ड पार्ट से पूछा गया है, तो हम लोग इस सिलेंडर को 3 पार्ट में तोड़ते हैं, 1, 2 और 3। तो ये इन तीनों फ्लक्स का बेसिकली एल्जेब्रिक सम होगा कि नहीं? फ्लक्स 1, 2, 3। बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर ठीक है। कुछ लिखा है पॉजिटिव चार्ज मान के चलेंगे, सिमेट्रिकली अगर ये सेंटर पे रखा है
तो ये डिस्टेंस कितना, बोले ये डिस्टेंस तो सर L/2 होगा। अच्छा, मतलब जितना फ्लक्स इस वाले से निकल रहा होगा उतना ही फ्लक्स इस वाले से भी निकल रहा होगा कि नहीं, उतनी लाइंस तो पास हो रही होंगी। तो भाई अगर हम 1 और 3 को बोल दिए तो 1 और 3 जो है वो तो सेम टू सेम हो गए, लेट्स से उसको हम लोग क्या मान लिए 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 प्लस 2 5। और हम लोगों को यही जो है यही पता करना है, किसी तरह से हम लोग को क्या निकाल लेना है 5 2। क्या हम लोग 5 निकाल सकते हैं क्या, 5 क्या हम 5 निकाल सकते हैं, बोले हाँ 5 निकालना अभी हम लोग सीख के आए हैं। देखो ध्यान से भाई, अगर हम 5 के बारे में बात करें क्या होगा, Q/2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा पे ध्यान देते हैं ना, किसी के लिए निकाल लेते हैं, यही वाला काम करेगा अल्फा का। ये कितना है R, ये कितना है L/2, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना L/2, हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस हो जाएगा R² प्लस L²/4। अरे यही तो होगा भाई, बोलो। इसको हल्का फुल्का सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने चक्कर में पड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना Q/2ε0 ब्रैकेट में 1 माइनस L अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लो, 4R² प्लस L²। 4 बाहर होकर 2 2 2 कैंसिल, तो अंडर रूट में क्या बचा यहाँ पे 4R² प्लस L²। ठीक है, बस अब अगर हम लोग को 5 2 चाहिए तो 5 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/ε0 माइनस 2 ऑफ 5। और 5 कितना है, ये रहा ये है पूरा 5। तो अगर हम रख दें तो 5 2 इक्वल, भाई देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, अरे 5 की वैल्यू रखो, 2 2 कैंसिल हो गया कि नहीं, पूरे में से Q/ε0 कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस, देखना ध्यान से, 2 2 कैंसिल हो गया है, तो 1 माइनस L अपॉन अंडर रूट 4R² प्लस ये L² आ रहा है क्या, ध्यान दो भाई, 1 माइनस 1 उड़ जाएगा, तो क्या बचा, अगर हम 5 2 की बात करें तो कर्व्ड पार्ट से हम लोग को फ्लक्स मिल गया, कितना आ रहा है Q/ε0, 1 माइनस 1 कैंसिल, ये प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट 4R² प्लस L²। ये बात समझ में आ रही है क्या, तो ये है हम लोगों का क्या फ्लक्स भाई, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ हम जनरल क्वेश्चन क्यों करा दी, इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किस तरह क्वेश्चन कभी रिपीट होता है, L और R का कोई डाटा दिया जाता है, तुमको ये दिमाग में सिर्फ ये चीज क्लिक कर जाए, केवल ये, इसलिए इसको घेराबंदी भी कर लिए, क्योंकि अगर रट लिए इसको L और R के टर्म में तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बात हो गई। ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, अगर तुम थोड़ी अच्छे लेवल की बुक कर रहे होगे तो उसमें मे भी ये क्वेश्चन मिल जाए, ध्यान से देखना। ये ना जो हम क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं वो कई बार क्लिक नहीं करता है कि किस टॉपिक है, जैसे तुमको तो अभी क्लिक कर जाएगा कि अच्छा सर गॉस लॉ में करा रहे हैं तो गॉसेस लॉ का ही क्वेश्चन है, लेकिन सोचो अगर एग्जाम में कभी आता तो पता नहीं चल पाता। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन किए रहोगे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी भाई, कम क्वेश्चन बहुत भयंकर प्रॉब्लम करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, एक बार सुनना। क्या है भाई, हम लोगों के पास ना 2 चार्ज दिया हुआ है, एक चार्ज है प्लस ऑफ Q1, एक चार्ज है माइनस ऑफ Q2। ठीक, दिया क्या गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहां से किसी पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे निकली। याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से दूर नेगेटिव चार्ज की तरफ होती हैं और बीटा एंगल पे इंटर कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि चलो बताओ Q1/Q2 का मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना होगा भाई, लगाओ दिमाग, रोको वीडियो, कर लो ट्राई 5 मिनट के लिए, बहुत ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कुछ क्लिक ही नहीं करता कि करना क्या, हम हल्की फुल्की हिंट दे रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, इतनी हिंट में सोचना पड़ेगा तुमको, बस इतना ही हिंट है भाई, ज़्यादा हिंट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो लगाओ दिमाग, कर लिए क्या ट्राई, देखो सुनना ध्यान से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसके अंदर जितनी भी लाइंस निकली होंगी वो सब इस पे इंटर की होंगी कि नहीं। जैसे देखो ना 3D में सोचो, अल्फा पे निकला है तो अल्फा पे हर तरफ ऐसे निकली होंगी जितनी भी लाइंस, वो सब के सब लाइंस उस बीटा पे जाके इंटर कर रही होंगी कि नहीं, बीटा में। ठीक है, बोले हाँ से, इसका मतलब सही है। इसका मतलब कि अल्फा से कम पे चाहे जितनी भी एंगल निकले वो सब के सब यहाँ इंटर की हैं, तो निश्चित तौर पर
फ्लक्स थ्रू जो Q1 रहा होगा और जो फ्लक्स थ्रू Q2 रहा होगा वो इक्वल रहेगा कि नहीं? सोचो ध्यान से भाई। अरे फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो होती है ना। तो अगर हम अल्फा एंगल सिर्फ अभी, और बहुत सारी लाइन्स निकली होंगी, बहुत सारी लाइन्स, लेकिन अगर हम केवल अल्फा के लिए बात करें तो अल्फा के अंदर जितनी भी ऐसे अल्फा सॉलिड एंगल, अल्फा प्लेन एंगल जैसा सोचो, अल्फा एंगल पे चाहे जितने भी ऐसे सॉलिड एंगल बनाते हुए लाइन्स निकली होंगी वो सब के सब यहाँ बीटा पे इंटर की होंगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो भाई ये बताओ, अगर हम इस Q1 के करेस्पॉन्डिंग चलें तो क्या लिखेंगे? Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा होगा कि नहीं? ठीक है। और सिमिलरली अगर हम Q2 के करेस्पॉन्डिंग चले तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या बताओ? Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा होगा कि नहीं? बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अच्छा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग Q1 बाई Q2 यहाँ से निकाल लें, Q1 अपॉन Q2, तो वो कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अच्छा क्वेश्चन भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कई बार क्लिक नहीं करता है, इसलिए अच्छे से इसको स्टार स्टार लगा के नोट कर लो सॉल्यूशन। अरे घेराबंदी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको नोट कर लो और ये हो जाएगा हम लोग का क्या? आंसर। क्लियर? नोट करो। अब देखो, अब हम लोग आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, कि भाई गॉसेस लॉ से हम लोग क्या क्या यूज करके क्या क्या पा सकते हैं। ठीक है, और इसी में से एक बढ़िया पोर्शन, बड़ा पोर्शन सीबीएसई हटा दी है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से इसी में से एक टॉपिक हटाया गया है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ हो गया क्या? फर्स्ट, प्रूफ ऑफ कुलॉम्स लॉ बाय गॉस लॉ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन तो यही है, क्या? कि हम लोगों को प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ कुलॉम्स लॉ बाय गॉसेस लॉ। गॉस लॉ से हम लोग, अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? कुलॉम्स लॉ। याद करो, स्टार्टिंग में हम क्या बताए थे? स्टार्टिंग में हम लोग कुलॉम्स लॉ से गॉस लॉ लेके आ गए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? गॉस लॉ से कुलॉम्स लॉ पे। चलो देखो, लिखो, इफ अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q if a point charge small q is placed at a point capital P, at a point capital P, then electric field at small r distance from that point charge. Electric field at r distance, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज स्मॉल q। ठीक है, चलो देखो भाई, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर कोई q चार्ज रखा हुआ है, जिससे r डिस्टेंस पर हम लोगों को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या किया हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए भाई, ऑफ रेडियस स्फेयर। क्या ड्रॉ किए हैं? तो बोले वो स्फेयर है कितने रेडियस का? बोले कैपिटल आर, स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर, ठीक है। अच्छा भाई, हम लोग फर्स्ट फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? बोले हाँ सर है। तो बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? वो तो स्मॉल क्यू चार्ज है बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्यू इन की जगह क्या लिख देंगे? क्यू इन की जगह क्यू लिख देंगे कि नहीं? तो क्यू इन की जगह क्यू हो गया भाई। अच्छा, अब देखो, बताओ इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा कि नहीं? सही है। और अगर हम एक छोटा सा यहाँ सरफेस एरिया ले लें
तो उसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, ds वेक्टर भी इधर ही है, तो बताओ E और ds के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है, तो दूर की तरफ। यहाँ अगर हम एरिया वेक्टर ले तो वो भी ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी एंगल 0 डिग्री। अगर हम यहाँ कहीं ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और यहाँ कहीं अगर हम एरिया वेक्टर ले लें तो वो भी इधर ही हो जाएगा ds वेक्टर। तो अगर तुम ध्यान दो तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब E और ds के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम आएगा, तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। अच्छा, और अगर हम इस ds 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 को जोड़ते जा रहे हैं और बीच का एंगल कितना रख दे रहे हैं? 0 डिग्री। इक्वल क्या है बताओ? Q/ε0। अगर हम इस ds ds, ये तो 1 हो जाएगा, अगर हम इस ds 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 को जोड़ते जाएं तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मिल जाएगा कि नहीं? और वो कितना होता है? 4πr²। तो अगर हम यहाँ रख लें तो पूरे सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? E 4πr² इक्वल Q/ε0। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4πε0 इंटू Q/r² हो गया कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? ये तो K बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो KQ/r² हो गया कि नहीं बताओ? और ये फॉर्मूला हम लोग कूलॉम्स लॉ से ही पा सकते हैं। और वैसे भी सोचो ना, F बराबर क्या होता है? Q0 इंटू E होता है। तो F बराबर अगर हम ध्यान दें तो KQ/r², और यही कूलॉम्स लॉ है कि नहीं? तो देखो हम लोग गॉसेस लॉ से क्या पा गए बताओ? कूलॉम्स लॉ, ठीक है। क्योंकि अगर कोई Q चार्ज है उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यही वैल्यू होती है। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो बस ये देखो हम लोग क्या प्रूफ कर लिए? गॉसेस लॉ से कूलॉम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, ठीक है भाई। 4 या 5 नंबर इसको पूछा जाता है। इतना करोगे तो नहीं मिलेगा ये नंबर। ये बात समझ में आए? तुमसे हम ये कई बार बोले हैं, फिर हम ये बात बोल रहे हैं कि एग्जाम आइडिया बुक लो से ये चीज़ पढ़ने की कोशिश करो। जो बातें हम ये बोल बोल के खत्म कर रहे हैं ना, वही बातें तुमको लिखने आनी चाहिए। वो लिख लिए तो बहुत बेहतर। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर हम लिखना की आदत थोड़ी कम हो रही है, हमको नहीं लिख पाएंगे इस तरह से, तो एग्जाम आइडिया लो, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी भाई। लॉकडाउन की वजह से हम लोग इंटरैक्ट उतना नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है ना, खुद के अंदर मोटिवेशन रखो, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे ही काम में आएगा ना, नहीं तो बहुत बुरे फंसने वाले हैं। हर चीज़ करने के साथ साथ अगर पढ़ते नहीं रहे ना तो बहुत प्रॉब्लम में पढ़ने वाले हम लोग भाई। तो ये बात समझ के रखो अच्छे से। अगर क्लास में होते तो हम डांट डपट के ज़बरदस्ती करवा लेते काम। अगर क्लास में नहीं है तो फिर तुमको ये खुद के अंदर मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि नहीं सर हमको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी है वो पढ़ पढ़ के अपना काम पूरा तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक आध दो और एप्लीकेशन देखते हैं, ध्यान से सुनना। देखो सेकेंड एप्लीकेशन पे आ रहे हैं भाई। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? सेकेंड एप्लीकेशन है कि अगर कोई इन्फिनाइट रॉड है, ठीक है, ड्यू टू infinite charge rod, due to infinite charge rod electric field, नहीं ऐसे नहीं लिखना, सही नहीं है, रुक जाओ एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड at distance small d due to a charged infinite rod। बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल डी, किसी स्मॉल डी डिस्टेंस पर देखना है हम लोग को, पता लगाना है, ड्यू टू अ इन्फिनाइट चार्ज रॉड। अच्छा रॉड है ना, रॉड के लिए क्या डिफाइन करते हैं बताओ? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग रॉड के लिए क्या डिफाइन करते हैं? बताओ। रॉड के लिए लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा दिया हुआ है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। रॉड है ये ऐसे और स्मॉल डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पता लगाना है। वैसे तो हम लोग ये ऑलरेडी पता लगा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, लेकिन देखो गॉसेस लॉ से वो देखना कितनी आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ट्राई करो, तो एक बार कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से भाई, इसमें हम टाइम नहीं बता रहे क्योंकि तुमने खुद से सोचो।
ये स्टेटमेंट प्रूफ्स है ना, अगर ये सब खुद से कर पाओगे तो बहुत बढ़िया है। 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, चाहे 30 मिनट 30 सेकंड लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करते रहो सब चीज़ों को, ठीक है। ध्यान देना भाई, अगर हम लोग को हमेशा सिमेट्रिकली ही सोचना पड़ेगा। तो सिमेट्रिकली क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक रॉड है, गॉसियन सरफेस उससे पूरा रॉड से सिमेट्रिकली दूरी पर हो, तो ऐसा केवल एक ही तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है कि हम एक सिलेंडर बना दें, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर, अरे गड़बड़ हो गया ये लग रहा है, 1 मिनट। सिलेंडर ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से कुछ मान लो, ऐसे गायब कर देना भाई इसको, देखना, ठीक है। तो स्मॉल डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, हम लोग क्या ड्रॉ कर लिए, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिए हैं भाई। अगर कुछ नहीं बोला गया तो पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं इसको, तो प्लस 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 पूरा फैला हुआ है। लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ छोटा सा एरिया वेक्टर ले लें तो ds वेक्टर इधर होगा कि नहीं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही होगा। अब देखो दिमाग में आ सकता है कुछ क्वेश्चन, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ दिमाग में आ सकता है कि सर इस प्लस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगा। तो आप इधर क्यों मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं ना क्योंकि देखो जितना ऊपर की वजह से आएगा उतना ही नीचे की वजह से आएगा। तो इधर वाले का कंपोनेंट इधर और इधर वाले का कंपोनेंट जो इधर आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर से सुनो, इसकी वजह से, इस वाले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके 2 कंपोनेंट इधर और इधर, ठीक है। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसका 2 कंपोनेंट इधर और इधर, तो जो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट वो कैंसिल हो जाएगा और इधर के दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा इधर ही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर किसी दिमाग में आ सकता है सर यहाँ वाला लीजिए ना, अब बताइए। तो बोले अगर यहाँ लेंगे ना तो एरिया वेक्टर अगर इधर है परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इधर ही आएगा। अब ये कैसे, क्योंकि ये इन्फिनिट चार्ज रॉड है ना, तो हर पॉइंट सेंटर जैसा ही काम करेगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ये बात समझ में आ रही है। अगेन हम बता देते हैं, अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि सर इन्फिनिट कोई चीज़ कैसे हो सकती है, क्या बहुत बड़ा रॉड लाना पड़ेगा, क्या घर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा पूरा, क्या एक हिंड इधर है एक हिंड अमेरिका में होगा, क्या ऐसा नहीं है। जैसे हम इस मार्कर को भी इन्फिनिट बना सकते हैं अगर हम इसको बहुत पास से ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो ये वैसी ही कहानी है, ठीक। अच्छा, शुरू करते हैं। क्या फॉर्मूला है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा भाई, इस सिलेंडर को 3 पार्ट में तोड़ो, फर्स्ट सरफेस, कर्व्ड वाला सेकंड सरफेस और नीचे वाला थर्ड सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, लेकिन इस वाले का ऊपर सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, और एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो फ्लक्स 0, cos 90 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इधर, इसका एरिया वेक्टर नीचे, तो जो एंगल होगा वो अगेन 90, तो ऊपर और नीचे वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही नहीं। मतलब तो केवल किसकी वजह से आएगा, केवल और केवल कर्व्ड वाले की वजह से आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम, ds और E और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री कर्व्ड वाले के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, E इंटीग्रल ds cos 0 की वैल्यू कितनी 1 इक्वल q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, अगर हम इस कर्व्ड वाले का एरिया पता लगाएं तो क्या होगा बताओ, कर्व्ड वाले का एरिया कितना होता है 2 पाई RL। अरे भाई, कर्व्ड सरफेस का तो यही होता है ना एरिया। अगर हम इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना ले लें, L, ठीक है। अच्छा, 2 पाई RL इक्वल, बताओ इनसाइड चार्ज, भाई लैम्डा क्या होता है, Q/L होता है कि नहीं होता है। तो अगर हमको चाहिए कि भाई कितना चार्ज होगा, तो हमको लेंथ पता है L, लैम्डा पता है, तो चार्ज कितना होगा इनसाइड, तो बोले लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन, L कैंसिल। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बच रहा है, लैम्डा बच गया और R बच गया। यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। तो E इक्वल क्या आ जाएगा 2K लैम्डा बाई R। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, मतलब किधर I कैप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन जो आया, पहले तो वो डायरेक्शन वाला क्लियर ही कर दिए। दूसरा ये
कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तब क्या करेंगे सर, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, चार्ज की तरफ होगा। अरे भाई प्लस से दूर माइनस की तरफ ना होता है, तो एंगल क्या बन जाएगा 180, तो हर जगह क्या आ जाएगा माइनस 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 1, तो वो किधर हो जाएगा डायरेक्शन माइनस ऑफ आई कैप में हो जाएगा। बात समझ में आ रही, बस ये इस तरीके से नोट कर लो इसको। तो हम लोग किसकी वजह से प्रूफ कर लिए हैं, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड, ठीक है। अच्छा और आगे बढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से, नोट पॉइंट करके हेडिंग लिखो, तो हेडिंग नोट, उसमें लिखना वी कैन नॉट प्रूफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर, वी कैन नॉट प्रूफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर, एट डिस्टेंस स्मॉल आर, at distance small r due to a finite rod, due to a finite rod, because electric field, direction of electric field, direction of electric field will be variable, will be variable। देखो भाई, जब हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लगा रहे थे तो हम E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखे थे, तो हम E को बाहर कर लिए थे और क्या लगा लिए थे, ds cos थीटा। अभी तो प्रूफ किए ना, और थीटा की वैल्यू 0 तो वो 1 हो गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कब आ पाया, जब वो कांस्टेंट रहा। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, सोचो ध्यान से कैसे, अगर फाइनाइट रहा तो देखो यहाँ पे ऊपर कितने हैं, बोले कम ही लाइन्स हैं, तो नीचे की तरफ कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, इधर ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऊपर की तरफ ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं। तो इसका नेट डायरेक्शन इधर भी बचेगा कुछ और इधर भी बचेगा कुछ न कुछ। सिमिलरली Q का तो केवल इधर आएगा, लेकिन अब R के ऊपर ढेर सारा है तो इधर की तरफ ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, इधर की तरफ कम आएगी, तो इसका नेट नीचे और ये इधर बचेगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर हो जाएगा। तो कहानी अलग अलग, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होता जाएगा, अलग अलग होता जाएगा। इसलिए फाइनाइट लेंथ वाले चार्ज रॉड का हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस लॉ प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। चलो और आगे बढ़ रहे हैं, एक और छोटू सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये हम लोग को कहाँ इंटर कराएगा, यहीं से हम लोग इंटर कर जाएंगे किसमें, कैपेसिटर में। मतलब जो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड पार्ट का, सेकंड जो चैप्टर है उसको भी हम 2 पार्ट में तोड़े हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो हम लोग उसका कैपेसिटर है ना, तो ये यहाँ से हम लोग अब कैपेसिटर में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, थर्ड एप्लीकेशन है अब इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। थिन इनफाइनाइट शीट की बात करें, सोचो ध्यान से, थिन इनफाइनाइट, अगर सीट है सीट तो क्या डिफाइन करेंगे, सीट मतलब चादर, ठीक है। तो क्या डिफाइन करेंगे, लैम्डा सिग्मा की रो, तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन कर लेते हैं, सिग्मा। बात समझ में आ रही, बोले हाँ सर ठीक है, यहाँ तक सुनना ध्यान से भाई। बना लेते हैं, तो बड़ी सी भयंकर से सीट कुछ बना लेते हैं इस तरह से कुछ, ये ऐसे हमारे पास सीट है। थिन का मतलब क्या हो जाएगा कि केवल एक ही लेयर मान के चलना, ठीक है। एक लेयर है, उसके ऊपर पूरा का पूरा प्लस 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 मान लेते हैं, माइनस वाले के लिए केवल क्या बदल जाएगा, तो बोले डायरेक्शन बदल जाएगा बस, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं ऐसे है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दे दिया गया, इसका सिग्मा दे दिया गया। चलो बताओ, पूछा जा रहा है कि अगर किसी डिस्टेंस d पर कोई पॉइंट है P, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलो लगाओ दिमाग, रोको वीडियो, करो ट्राई, कर लिए क्या। देखो सुना ध्यान से, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, तो बोले फिर वैसे सोचते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा सिलेंडर है जो दोनों साइड है, इस साइड भी और इस सिलेंडर को ऐसे पार, मतलब सीट को पार करते हुए उस तरफ तक गया हुआ है, ठीक है। ऐसे इस तरह से गया हुआ है। इसका टोटल लेंथ कितना मान लेते हैं हम लोग, 2d मान लेते हैं, ठीक है 2d। और जो रेडियस है उसको हम लोग लेट से कितना मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से भाई। देखो अगेन वही बात है, अगर हम ऐसे सिलेंडर मान ले, ऐसे सिलेंडर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर वाले सरफेस के लिए किधर होंगी, इधर, ऐसे 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 होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस वाले के किधर होंगी, इधर इधर इधर, क्योंकि प्लस हमेशा दूर की तरफ होता है। लेकिन कर्व्ड पार्ट के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही है, एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ऊपर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
तो अगर हम यहाँ पे फ्लक्स लिखें तो भाई फिर से 3 चीज़ होंगी, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, और नेट कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं हम लोग 2 और इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, ध्यान सुनना। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे, देखो इसको वेक्टर जैसा मानो ना, हम किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर ले, किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो देखो हमेशा 90 डिग्री है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इधर कर दें तो भी अगर हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ करें तो देखो हर बार जो एंगल है वो 90 डिग्री ही है कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब कि फ्लक्स 2 तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ठीक, फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 सेम टू सेम, क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो 2 टाइम्स कर लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम लोग, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो हम लोग ई को कर लिए बाहर। अगर हम इस ds को जोड़ते जाएं तो हम लोग को यही वाला एरिया मिलेगा कि नहीं। तो लेट्स हम उसको क्या बोल दे रहे हैं, ई ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन, भाई इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, क्योंकि हमेशा आउटवर्ड होता है कि नहीं, जो एरिया वेक्टर होता है वो तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो और एंगल कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्यू इन ध्यान दो, तो जब एक बड़ी सीट में से हम ऐसे सिलेंडर को पास कराएंगे तो वो जो सिलेंडर होगा वो सीट के उतने अपने एरिया के बराबर ही चार्ज को भी अपने अंदर ले लेगा कि नहीं। ध्यान सोचो, जैसे हम एक सीट में से कोई एक बड़ा सा सिलेंडर इमेजिन करें तो तुम देखो ना उस सिलेंडर के अंदर केवल वो सर्कुलर सा ही चार्ज आएगा कि नहीं, ये वाला, ये वाला, ये, और वो होगा कितना, बोले सिग्मा होता क्या है, Q बाई ए। तो अगर हम Q लिखेंगे तो वो सिग्मा इंटू ए हो गया कि नहीं। ऑल्दो वो बात भी सही है कि जो ए है वो तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन हम लोग इसलिए ए लिख रहे हैं क्योंकि वो अब कट ही जाएगा। देखो ए और ए उड़ गया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर डायरेक्शन के साथ देखेंगे तो वो किधर आ रहा है, आई कैप इस वाले के लिए और उस वाले के लिए माइनस ऑफ आई कैप। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर दिमाग लगाते थोड़ा सा और, देखो ये ए पर डिपेंड नहीं किया है। जैसे कई बार बुक में, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर हम सिलेंडर की जगह क्यूब बनाते, क्यूब, तो देखो ना अगर हम क्यूब को ऐसे सीट से पास करते, सीट है ये और क्यूब हम ऐसे इसके पार कराए हुए हैं, तो वो जो क्यूब है उस सीट के अंदर ए स्क्वायर, अगर उसका साइड ए है तो ए स्क्वायर के बराबर चार्ज घेर लेता कि नहीं। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, और इधर वाला और इधर वाले की वजह से केवल फ्लक्स आता, बाकी 4 सरफेस से फिर से एंगल 90 डिग्री होता और फिर फ्लक्स 0 आ जाता। तो फिर यहाँ 2EA होता, यहाँ भी सिग्मा इंटू होता, ई और ए कटता, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कितना आ जाता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता। ठीक है, तो क्या सीखे हम लोग यहाँ से, हम लोग यहाँ से ये बात सीखे कि गॉसियन सरफेस चाहे हम यहाँ सिलेंडर बना दें, चाहे क्यूब बना दें, चाहे क्यूबॉइड बना दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो हेडिंग 4th, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट सीट। थिक, अब की बार हम लोग थिक इनफाइनाइट सीट ले रहे हैं। चलो हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट सीट। हो गया क्या भाई? चल देखना अगेन भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी फिर से सिग्मा ही दिया गया है। अब थिक है ये, थिक होने से क्या फायदा हो जाएगा, सोचो ध्यान से, थिक होने से क्या फायदा होगा, सोचो 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 सोचो, जल्दी सोच समझ लिए क्या भाई, बताओ। ये इन्फानाइट तक इधर भी जा रहा है और ये वाला भी इन्फानाइट तक, तो ये जा रहा है माइनस इन्फानाइट तक और ये जा रहा है प्लस इन्फानाइट तक। सोचो अभी हम, अच्छा हाँ एक और चीज, थर्ड हेडिंग में लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन मेटालिक सीट, वहां ऐड कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट थिन मेटालिक सीट, सीट क्या के मेटालिक वर्ड ऐड कर लो, यहां भी लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक इन्फानाइट मेटालिक सीट। ठीक है, अच्छा अब देखो मेटालिक होने से क्या हो जाएगा भाई, देखो मेटालिक वर्ड ही ऐड करना था। मेटालिक वर्ड होने से क्या हो जाएगा कि जो अंदर होगा ना, अंदर कहीं पे भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी मेटल होता है वो चार्जेस को अपने सरफेस पर ही रख देता है,
अंदर कभी भी कोई चार्ज नहीं बचता है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है भाई, तो जो चार्जेस होंगे वो कहाँ फैले हुए होंगे, बाहर बाहर, तो पूरा चार्जेस जो है वो सब के सब बाहर हम लोग ऐसे फैला दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जैसे अभी किए थे वैसे ही करना है क्या, कि फिर डिस्टेंस d पर कोई अगर पॉइंट है P, तो हम लोगों को उस P पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। चलो भाई वीडियो रोको, ट्राई करो तो एक बार कर लो, ट्राई फटाफट फटाफट ट्राई कर लो। कर लिए क्या, देखो सुनना ध्यान से, अगेन वही सोच, अगर तुमको समझ में आ चुका होगा ना तो ये बहुत आसान कहानी है। कैसे भाई, ये अगेन वही करना है हम लोग को। देखो हम क्या करते हैं ना, एक 2D लेंथ का सिलेंडर ले लेते हैं जिसका रेडियस कितना ले लेते हैं हम लोग, कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक। अच्छा अब अगर हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएं, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3, ठीक है, क्या फॉर्मूला, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना तो एक बार, जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे कोई पेपर है, ऐसे देखो हम इस पेपर को ना थिक करते जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले एकदम थिन पेपर था, एकदम थिन पतला सा, ठीक है, फिर हम इसको थिक करते गए, थिक करते जा रहे हैं। तो अब देखो हम इसको थोड़ा थिक कर दें, थोड़ा थिक दिख रहा है, मान लो कैसे ऐसे कुछ है ये, तो अगर हम ध्यान दें इस पर तो देखो अब ये थिक हो गया थोड़ा। तो अब ना चार्ज इधर वाले सरफेस पर भी है और इधर वाले सरफेस पर भी, दोनों आउटर सरफेस पे। मेटल के ना अंदर कभी भी कोई चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, तो आउटर सरफेस पर चार्ज आ गया दोनों। देखो ऐसे इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, ठीक है, बीच में थिकनेस है। अब सोचो अगर हम एक सिलेंडर को ऐसे पास कराएं तो उसको चार्ज एक बार मिला कि 2 बार मिला, बोले 2 बार। देखो एक बार इंटर करते वक्त सिग्मा इनटू ए और एक बार यहाँ बाहर निकलते वक्त सिग्मा इनटू ए, ठीक है। अगेन वही कहानी भाई, 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अगर वो तुम इधर माने और एरिया वेक्टर ऐसे, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री। तो φ2 तो अभी भी 0 ड्यू टू थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है। φ1 φ2 सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, ठीक है। तो डायरेक्ट डबल कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर कर दिए, एरिया कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। क्यू इन, अब यही क्यू इन की कहानी है। देखो एक बार क्यू इन यहाँ मिलेगा और एक बार जब वो बाहर निकल रहा होगा। 3D में भाई हम तुमको एक साइड का दिखा सकते, उस साइड का तुमको खुद विजुलाइज करना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा एट पॉइंट पी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से भाई देखो सुनो, जैसे ना देखो क्लास में तुमको, देखो हम तुमसे एक बात बताना चाह रहे हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि तुमको ये लगेगा कि सर अरे सर यहाँ तो बहुत तेज पढ़ा दिए आप लास्ट में हम तेज नहीं पढ़ाए हैं, लंबा ज़्यादा बड़ा लेक्चर हुआ है बस, ठीक है। तुम इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे 2-3 पार्ट में देख लो तो कोई बात नहीं है। तो इस बात को तुमको समझना पड़ेगा भाई, रिपीट करना ना ये वीडियो 1-2 बार और जरूर से देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और अगर हम सही से गेस कर रहे हैं ना, तो अगर गॉसेस लॉ से क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर चांस है कि वो इसी लेक्चर का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, तो अच्छा खासा है। और कम से कम तो कुछ अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 नंबर 7 नंबर ऐसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस लॉ, तो रिवाइज करो। जितना पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है 26 लेक्चर में पढ़े, उतना ही 7 से 8 लेक्चर में जो गॉसेस लॉ पढ़े उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो हर जगह यूज करते रहेंगे। गॉसेस लॉ का अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब कुछ हम पढ़ा दिए हैं। तो मैग्नेट में जब पढ़ रहोगे ना, जब भी कुछ वीक सा लगेगा तो हम बार बार यही बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर देखो, ठीक है। तो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न से हम लोग अब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, खुश हो जाओ भाई, सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया हम लोग का। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।